Hello, CA final students. Welcome back to Sarang CA classes. I am CA Vipin Singla, your friend, mentor and faculty for CA final financial reporting. तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स टू इन्वेंट्रीज को। इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोडक्शन करती है जब कंपनी तो उसका कॉस्ट कैसे मेजर करती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर वो सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होती है। हम अपने रियल एग्जांपल से बातें करेंगे, जैसे कि आपने अपने सीए फर्म्स में भी देखा होगा कि वहां पे एक टाइम शीट फिल करनी होती है आपको कि आपने कितने आवर्स इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो उनकी मेजर कॉस्ट होती है सर्विस प्रोवाइड करने की, मतलब कि लेबर की कॉस्ट, उनकी लेबर जो लगती है उसकी कॉस्ट होती है। लेबर को सुपरवाइज करने के लिए कुछ मैनेजर्स वगैरह होते हैं, सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, वो अपना एक पोर्शन कुछ टाइम उस प्रोजेक्ट पे एलोकेट करते हैं कि हाँ हमारा इस प्रोजेक्ट पे इतना टाइम और लगा। तो मतलब कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करते हो। मैं जैसे अपनी फर्म का एग्जांपल देता हूं, मैं डीपीएनसी ग्लोबल में था, अभी अभी मैंने लास्ट मंथ ही मैंने वहां पे रिजाइन दिया है। तो मैं जब वहां पे था तो क्या होता था, वहां पे हमारी कॉस्ट होती थी, वो चार्ज करते थे हम प्रोजेक्ट पे। जो आर्टिकल्स होते थे वो भी अपनी कॉस्ट को प्रोजेक्ट पे चार्ज करते हैं। कुछ मैनेजर्स होते थे वो भी कुछ टाइम हमारे रिव्यू करते थे वक्त, तो अपने कुछ आवर्स उस पर चार्ज करते थे कि हाँ हमारे इतने इतने आवर्स लगे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक पूरी कॉस्ट निकाली जाती थी कि हाँ इस प्रोजेक्ट की मेरी कितनी कॉस्ट हुई। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि मेजर राइट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट लगी है। प्राइमरीली इनकी क्या कॉस्ट होती है, लेबर की कॉस्ट होती है मेजरली, एंड अदर कॉस्ट ऑफ पर्सोनल डायरेक्टली एंगेज इन प्रोवाइडिंग द सर्विस। जैसे हम मेरे कुछ आर्टिकल्स हमारे डायरेक्ट उसी प्रोजेक्ट पे लगे होते थे, तो हमारी कंप्लीट कॉस्ट उसी के ऊपर चार्ज होती थी, और इंक्लूडिंग सुपरवाइजरी पर्सनल। तो सुपरवाइजरी जो मतलब हमारे मैनेजर होते थे वो क्या करते थे, रिव्यू वगैरह करते थे, हमारे साथ मीटिंग्स वगैरह करते थे, तो कुछ पोर्शन कॉस्ट का वो भी चार्ज करते थे उसमें। एंड एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड, और कुछ भी और एट्रीब्यूटेबल जो ओवरहेड्स वगैरह होते हैं, मतलब कि इंडायरेक्ट मटेरियल लेबर वगैरह कुछ होती है, तो वो भी उसमें एक एलोकेट की जाती है। तो इस बेसिस पे हमारी इसकी कॉस्टिंग निकल जाती है। और उसके बाद इन्होंने देखा लेबर एंड अदर कॉस्ट रिलेटिंग टू सेल्स। इसके अंदर कौन सी कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, चाहे तो लेबर की कॉस्ट हो, लेबर कौन से वाली, सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल हो, मतलब कि हमारा इस लेवल तक की ही करते हैं हम, सेलिंग वाले इसमें ऐड नहीं करते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में। हम कौन से वाले पोर्शन करते थे, जो मैं उस लोकेशन उस कंडीशन तक आने की, जब गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें कौन सी कॉस्ट ऐड होती थी, उस कंडीशन और उस लोकेशन तक आने की, कहां तक की, जहां कि मैं सर्विस आगे सेल कर सकता, मतलब गुड्स सेल कर सकता हूं। इसमें ऐसे ही होता है कि आप वहीं तक की करोगे जो आपका सर्विस प्रोवाइड करने तक का, उसके बाद आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं या उसको सेलिंग करने से रिलेटेड होते हैं, आप उसको ऐड नहीं कर सकते इसमें भी। यहाँ पे भी सेम आपका जैसे गुड्स में था वैसे यहाँ पे सर्विस वाले केस में भी है, आप मतलब कि सेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले एक्सपेंसेस नहीं ऐड कर सकते, चाहे उसमें लेबर को पैसा दियो, एम्प्लॉयज को पैसा दियो, वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल मतलब सेल्स और उसमें, एंड नॉट इंक्लूडेड। ये इसको क्या करेंगे फिर, एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, लेबर कोई लेबर के चार्ज हो या फिर अदर कॉस्ट वगैरह कुछ भी। कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं करते क्योंकि वो मेरा अलग पोर्शन है, उसमें मतलब प्रॉफिट अलग होता है और कॉस्ट अलग होती है। कॉस्ट और जो हमारा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट होता है, तो इसमें कॉस्ट में ऐड नहीं होता वो। एंड नो और नो नॉट एट्रीब्यूटेबल, और कुछ जो एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स नहीं है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाले ही ऐड होते हैं। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है उसको हम ऐड नहीं करेंगे इसमें कॉस्ट में। तो इसके बाद ये वाला हमने एग्रीकल्चरल वाला पहले भी देख लिया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो मैं एप्पल ट्री से एप्पल ले रहा था, मैंगो ट्री से मैंगो ले रहा था, तो जो एप्पल और मैंगो थे पेड़ से अलग होने के बाद, मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसकी कॉस्ट मेरी एज पर इन्वेंट, मतलब कि वो इन्वेंट्री माने जाते थे मेरे एज पर इंडेक्स टू। बट उसकी कॉस्ट क्या लेते थे हम, उसकी कॉस्ट इंडेक्स 41 में जो मेजर होती थी, इंडेक्स 41 कैसे मेजर करता उसको, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वहां पे मेजर हुई एक बार इंडेक्स 41 में, उसके बाद हमारा इन्वेंट्री में उसको कॉस्ट मान लिया जाता था। ये इधर लिखा मेजर्ड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एट इट्स, इनिशियली इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे, कितना मतलब इंडेक्स 41 के अकॉर्डिंग। उसके बाद दिस बिकम्स द कॉस्ट, ये कॉस्ट बन जाती है एज पर इंडेक्स 2। इसका अभी तक मैं ये चार्ट भी दिया हूँ आपको, ये चार्ट जो हमने अभी तक किया है, कॉस्ट कैसे निकलती है किस चीज की, उसको रिगार्डिंग है। एक बार मैं इसको रिवाइज भी करवा देता हूँ आपको। इसमें क्या देखते हैं हम, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट दी लोअर, कैसे मेजर होती है इन्वेंट्री,
कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, हमने अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात की है, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री की अभी बात नहीं की हमने कि इन्वेंट्री एनआरवी क्या होती है, उसकी बातें भी हम आगे करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि अगर मैं कोई मटेरियल लेके आता हूँ और सेल करने के लिए तो उसमें कौन सी कॉस्ट ऐड होती है। एक तो मेरा परचेज प्राइस ऐड होता था, उसमें कुछ इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह या फिर ऐसे टैक्सेस लगे हैं जो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, जिसका आईटीसी नहीं मिलेगा मेरे को, उसको ऐड कर देता था। और कुछ ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगती है अगर मेरी लेके आने की, कुछ लोडिंग अनलोडिंग उसका खर्चा वो ऐड होता था, मेरा हैंडलिंग कॉस्ट होती है मेरी वो ऐड होती थी, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी वो वाली वो यहाँ जिस लोकेशन जिस कंडीशन तक मैं अवेलेबल फॉर सेल हो जाती है मेरी, मतलब इस लोकेशन पे आ गई है और इस कंडीशन में मैं अब इस आइटम को सेल कर सकता हूं, उस कंडीशन और लोकेशन तक आने की जो कॉस्ट होती थी सारी ऐड करता था मैं, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती थी उससे रिलेटेड। इसमें ट्रेड डिस्काउंट होते थे वो लेस करता हूं मैं, अगर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलता है। कैश डिस्काउंट मिलता था तो उसको लेस नहीं करता था मैं, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट मेरा पेमेंट से रिलेटेड है, उस गुड को एक्वायर करने से रिलेटेड नहीं था मेरा। और जो रिबेट्स वगैरह होते हैं कुछ मिलते हैं मेरे को तो वो भी लेस हो जाएंगे, कुछ अदर सिमिलर आइटम्स होंगे कुछ भी और मेरे को मिलता है तो वो लेस हो जाएगा इसमें से। और इसके बाद हमने देखा था डायरेक्ट लेबर, अगर कुछ डायरेक्ट लेबर लगी है तो वो भी ऐड हो जाती है। और उसके अलावा मेरा कुछ इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर वगैरह कुछ भी लगता है तो हम उसको एलोकेट करते थे ओवरहेड्स। ओके, तो इसमें हमारे दो ओवरहेड थे, एक तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड था, एक मेरा था वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड कौन सा था, जो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि आउटपुट है, जो आउटपुट है उसके वॉल्यूम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, मेरा वो जो एक्सपेंस है वो लगना ही लगना है, तो वो क्या होता था मेरा फिक्स्ड ओवरहेड। और जो मेरा वेरी करता था वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि कितना वॉल्यूम आउटपुट हुआ है, जैसे कि 1 हुआ है तो मेरा कम लगेगा खर्चा, अगर 5 हुआ है तो ज्यादा लगेगा। तो हमने वो इलेक्ट्रिसिटी और रेंट का एग्जांपल लिया था। इलेक्ट्रिसिटी क्या था, मैं जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था मेरी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही थी, और जब मैं वो क्या था मेरा वेरिएबल ओवरहेड। और जो मैंने एक रेंट का एग्जांपल लिया था कि मेरे उस बिल्डिंग का रेंट तो जाना ही जाना है, उस फैक्ट्री का रेंट तो जाना ही जाना है, चाहे मैं उसमें प्रोडक्शन 1 भी करूं या 1000 करूं, उससे मैटर नहीं करता, मतलब वेरी नहीं कर रहा वो प्रोडक्शन की वजह से, जो प्रोडक्शन की वजह से वेरी नहीं कर रहा है प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से, वो था मेरा फिक्स्ड ओवरहेड। तो इसको कैसे कैसे एलोकेट किया था हमने देखा था कि उसको जो फिक्स्ड ओवरहेड था उसका हमने देखा था कि नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट, मतलब नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर से हमने डिवाइड किया था किसको, जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड लग रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट लगी हुई थी, फिक्स्ड कॉस्ट बाय में नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इसके लॉजिक क्या था वो भी आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका वेरिएबल ओवर उसमें कुछ, हाँ अगर मान लो आपका ज्यादा कम होता था, कम चार्ज हुआ है, मतलब कि हम जैसे 10 लाख का मेरा टोटल ओवरहेड लगे बट उसमें से रिकवर मैं कर पाया हूँ सिर्फ 6 लाख, तो बाकी का 4 लाख कहाँ जाता था, मेरा पेंडल में चार्ज हो जाता था। ओके, और उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल मेरा एक्चुअल के अकॉर्डिंग ही होता था। और उसके बाद अभी ये आगे का काम है हमारा अदर कॉस्ट में, अदर कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द इन्वेंटरी। अगर कुछ और भी कॉस्ट लगते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। और कुछ बोरोइंग कॉस्ट वगैरह ऐसी लगती है कि मतलब जो मेरा एज पर इंडेक्स 23 मेरी कंडीशन मेट कर देते हैं कि हाँ ये एसेट मेरी क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट के लिए क्या देखते हैं हम, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये अभी इंडेक्स 23 हमने अभी किया नहीं है, इंडेक्स 23 अभी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी बेटर क्लैरिटी वहीं मिलेगी। तो आइए एनआरवी वाला पोर्शन अभी नहीं कर रहे हम, इसके बाद करेंगे एनआरवी का। एनआरवी में देखेंगे क्या होता है। उससे पहले कि मैं आपको बता देता हूं कि कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे कैसे कर सकते हो, मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूं। एक बार मैंने एक चार्ट दिया हुआ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कुछ टेक्निक्स है। इसमें सबसे पहले मैं अपना एक एग्जांपल भी कंटिन्यू करूंगा जो पहले स्टार्ट किया हुआ हमने। इसमें हमने देखा था कि जो इन्वेंट्री होती है जो ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब कि मैं इस कस्टमर के लिए अगर कोई प्रोडक्ट बनाई है, इन्वेंट्री बनाई है, तो उसको दूसरे कस्टमर को सेल नहीं कर सकता। दूसरे के लिए बनाई है तो इसको नहीं सेल कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने स्पेसिफिक कुछ डिजाइन, अपनी डिमांड्स रखी थी। जो मैं आपको एग्जांपल लिया था हैवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप वाला, उसमें यही होता था कि हर कस्टमर अपनी डिमांड रखता था कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे कस्टमाइज
अपनी मशीन बनवानी है तो हम उसको बना के देते थे उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर डिजाइन बनाते थे पहले, उसके बाद फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता था उसका। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि मेरे को मतलब कि मतलब कि सारी जो मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूं वो वेरी करती हैं, सिमिलर है ही नहीं, इंटरचेंजेबल है ही नहीं एक दूसरे के साथ, तो उस केस में मैं कैसे उसकी वैल्यू करूंगा? उसकी वैल्यूएशन करूंगा कि मतलब कितनी कॉस्ट लगी है, वो करूंगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से। ये कौन सा मेथड होता है कि मैं उस गुड़ की जितनी भी कॉस्ट होती है उसमें ऐड करता जाऊंगा, जैसे कि जनरली यूज्ड इन ज्वेलरी और टेलर मेड इंडस्ट्री, जैसे टेलर मेड इंडस्ट्री होती है या फिर ज्वेलरी वगैरह में, उसमें वैसे ही किया जाता है, एक स्टैंडर्ड बेस पे या फिर किसी और बेसिस पे हम नहीं करते हैं। जैसे जैसे जितनी जितनी कॉस्ट मेरी उसमें लगी उतनी उतनी ऐड करते जाएंगे, इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर लगी, इतना जो भी लगा मेरा सब उसमें, मतलब स्पेसिफिकली उस एसेट पे कितना लगा। हम जनरली नहीं देख रहे कि मेरी 10 एसेट्स बनी है, टोटल मैं प्रोडक्शन इतना करूं, बट 10 एसेट्स मेरी हर पर्सन के लिए अलग है। मे भी किसी में डिजाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी में डिजाइन भी बनाना पड़ेगा, मेरे को डिजाइन बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं सभी में एलोकेट करूंगा, नहीं, जिस एसेट के लिए बनाना पड़ा, जिस इन्वेंट्री के लिए बनाना पड़ा उसके अंदर ऐड करूंगा। तो ये होता है आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये वहां पे लगता है जहां पे आपका ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं आप, ज्वेलरी में कोई कहता कि नहीं मुझे ये अपना एक मोती भी लगवाना है इसमें, कोई कहता है मेरे को इसमें ये डायमंड भी लगवाना है, कोई कहता है मेरे को इस शेप में चाहिए, कोई कहता है मेरे को 24 कैरेट चाहिए, कोई कहता है कुछ। अब ऐसे नहीं है कि आप एक रिंग बनाने का एक मतलब कि जितनी भी रिंग्स बनाई है आप कह रहे हो कि हाँ मैंने 50 रिंग्स बनाई है तो 50 पे एक बेसिस मान के चार्ज कर दे, तो नहीं, उसकी स्पेसिफिकली हर इन्वेंट्री की कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसके बाद आता है मेरा इन्वेंट्री जो ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल हो जाती है। यहाँ पे इंटरचेंजेबल है कि अगर ये नहीं तेरे को पसंद आया तो ये वाला ले ले, ये नहीं आया तो ये ले ले, क्योंकि सारी मेरी इंटरचेंजेबल है, उसमें मतलब स्पेसिफाई नहीं कर रखा। जैसे अब आप अपने गली मोहल्ले की दुकानों पे जाते हो, शॉप्स पे जाते हो, वहां पे आप शॉपकीपर को जाके कहते हो कि आप मुझे एक सोप दे दीजिए, एक साबुन दे दीजिए, वो आपको एक डिटोल की साबुन दे देते हैं। आप कहते हो कि नहीं मेरे को ये वाली डिटोल की नहीं चाहिए, मेरे को ये वाली दूसरी पैकेट दे दो डिटोल का, क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कहेगा ले लो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही प्राइस रहता है, क्योंकि वो इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है। तो इसमें कौन सा मेथड लगता है हमारे? सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या हम उसकी कॉस्ट को मेजर कर पा रहे हैं। मैं अगर साबुन बनाने की फैक्ट्री हूं, क्या मैं उसकी कॉस्ट को मेजर कर पा रहा हूं? अगर मैं उसकी कॉस्ट को मेजर कर पा रहा हूं तो मैं अपने हिस्टोरिकल मेथड से लगा दूं तब। उसमें क्या होता है, मेरा फीफो मेथड होता है, एक वेटेड एवरेज मेथड होता है। इसके अंदर लीफो मेरा परमिटेड नहीं है, लीफो लिख के आप यहाँ पे ऐसे बिग कट लगा लो कि लीफो अलाउड नहीं है एज पर इंडेक्स 2। अब फीफो कौन सा होता है? फीफो की मेरा फर्स्ट मैंने परचेज की जो वो पहले सेल होगी, जो पहले परचेज की वो पहले सेल होगी, मतलब कि ये वाला मेथड लगा सकते हो आप। या फिर एक वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग हम कुछ कॉस्ट निकालते हैं कि जैसे मैंने इतना परचेज किया आज के डेट में इतना सेल हो गया, तो मल्टीपल परचेजेस की अलग अलग रेट पे, तो उसकी एक वेटेड एवरेज निकालेंगे। मेरा एक रेट रहेगा, परचेज मैंने अलग अलग रेट पे की थी, सेल करूंगा मैं एवरेज निकाल के उसके रेट की वेटेड एवरेज से, तो जो रेट आएगा उसके ऊपर मैं उस पर सेलिंग करता जाऊंगा। ओके, मतलब मेरी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी बुक्स में शो होती है उसमें से लेस एवरेज के अकॉर्डिंग होती जाएगी कि हाँ इतनी इन्वेंट्री मेरी अब थी। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू भी प्रॉपर समझाऊंगा। हमारे एग्जांपल की जगह मैं कहता हूं कि डायरेक्ट एक आईसीआई के काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो ही कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार करवा देता हूँ इसको। चलो मैं एक बार आपको थोड़ा सा हल्का सा एग्जांपल ले ही देता हूँ, यहाँ पे आईसीआई वाले भी कर लेंगे। हाँ जी, जैसे कि अभी आप कुछ इन्वेंट्री लेके आए, जैसे कि आपने सोप्स परचेज की, सोप परचेज की आपने, एक तो परचेज किया आपने 1000 क्वांटिटी, ये कितने में? ये किया आपने 10 रुपीज में, ये 10 रुपीज पर पीस की आपने, पर पीस। फिर उसके बाद आपने की कितने में? 1000 और कर लिया आपने परचेज, ये किया आपने INR 15 पर पीस के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर मैं कहूं कि आपकी
फीफो मेथड लगा है और आपने सेल कर दी है यहाँ पे कितनी, सेल की है आपने, मैं कहता हूँ कि सेल यहाँ पे बीच में नहीं किया आपने, यहाँ पे की है सेल, इसमें से 1000 सेल कर दी है, कितने रुपीज पे, चलो इसमें रुपीज हमारा मैटर नहीं करता, तो हम ये देखेंगे कि सेल होने वाली यूनिट की कितनी कॉस्ट थी, हमें तो सीओजीएस निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो देखते हैं, इसमें मैटर नहीं करता, ये मैंने क्या किया सेल कर दिया, ये वाली दो थी मेरी परचेज, ठीक है जी। अभी बात करते हैं हम, अगर मैं फीफो मेथड अप्लाई करता हूं, देन फीफो में पहले आई पहले चली गई, तो मैं अब निकालने जाऊं अगर सीओजीएचएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड सोल्ड की कितनी कॉस्ट है, तो मेरी गुड पहले कौन सी आई, ये वाली सेल हुई है, तो मेरी 1000 मल्टीप्लाई 10 रुपीज वाली सेल हुई है, तो गुड सोल्ड फीफो के अकॉर्डिंग मेरी होगी 10,000 की। और क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं अपने बुक्स में शो करता हूं, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ मेरा, मेरी ये वाली सेल हो चुकी है, ये वाली सेल हो चुकी, अभी ये वाली बची हुई है मेरे क्लोजिंग स्टॉक में, फीफो अगर अप्लाई करता हूं तो उस केस में कितनी रहेगी मेरी वैल्यू, 1000 मल्टीप्लाई 15, कितना हो गया ये 15,000। और अगर मैं यही वेटेड एवरेज करता हूं अप्लाई, अगर इफ आई एम यूजिंग वेटेड एवरेज, उस केस में सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है मेरी, इसके अंदर सबसे पहले तो मेरे को वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ये परचेज की, फिर ये परचेज की, फिर उसके बाद सेल की, मेरे को एक ऑर्डर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है वेटेड एवरेज में, और फीफो में भी वेटेड मतलब एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ता है कि पहले कौन सी थी बाद में कौन सी थी, ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरे को उससे पहले की फीफो वाले में तो हमें देखना है कि कौन सी पहले परचेज हुई थी वो वाली सेल हुई है, और वेटेड एवरेज में मेरे को ये देखना कि जिस दिन मैं सेल कर रहा हूं उससे पहले मेरे पास कितना स्टॉक था और उसकी वेटेड एवरेज कितनी थी। अब इसके अंदर मैं देखूं, अगर वेटेड एवरेज निकालनी मेरे को, इसकी कितनी आई 10,000, इसकी कॉस्ट अगर मैं देखूं 10,000 और इसकी 15,000, तो टोटल मेरे पास कितनी कॉस्ट हो गई है इसकी 25,000 की हो गई है, 25,000। और टोटल मेरी, सबसे पहले तो इसका मैं वेटेड एवरेज रेट निकालता हूं, वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट कितने 25,000 बाय कितनी 2,000 आइटम्स है मेरी, कितना आ गया ये रेट 25,000 बाय 2,000, 12.5 पर पीस पर यूनिट जो भी है। तो अब इसके बाद अगर मैं सीओजीएस कहेगा कोई निकालने की, सीओजीएस कितना है इसका, तो मैं कैसे निकालूंगा 1000 मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में हमने किया था 10 से मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे 10 से ना करके हम क्या करेंगे, हम वेटेड एवरेज से करेंगे, वेटेड एवरेज रेट से 12.5, तो कितना आ गया 12,500 का। और अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालूं मैं तो कितना आएगा 1000, ये भी मेरा वेटेड एवरेज से कितना आया 12,500। और अगर इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं हम कि यहां पे मेरा ये आपको समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इस एग्जाम्पल को और थोड़ा और आगे बढ़ाएं हम, क्या करते हैं इसके आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, मैं एक बार इसको एक काम करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी इतनी जबरदस्त हो जाए कि इसके ऊपर कोई आपको एग्जाम में खेल ना सके। अगर इस एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे मेरा एक सेल हुआ था, सेल के बाद फिर मैंने परचेज किया, क्या किया मैंने 1000 आइटम्स को फिर क्या किया परचेज, ये कितने में किया मैंने, ये किया मैंने 20 पर यूनिट। इस केस में आपका सीओजीएस क्या रहेगा फीफो के बेसिस पे, सीओजीएस तो मेरा फीफो के बेसिस पे वही रहेगा क्योंकि मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आई थी मेरी ये वाली और ये वाली यहां पे गई, ओके। अब क्लोजिंग कितना रहेगा 1000
और 1000 ये दोनों बचे हुए हैं मेरे, तो हमारा क्लोजिंग में डिफरेंस आएगा यहाँ पे प्लस 1000 मल्टीप्लाई कितना 20, ये वाला भी आ गया क्लोजिंग में, ये तो कितना आएगा 20,000 प्लस 15,000 35,000 हो गया ये मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक इसका। ठीक है जी। और इसके बाद अगर मैं वेटेड एवरेज वाले मेथड से जाऊं तो उस केस में क्या होगा, क्या मैं वेटेड एवरेज निकालते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, क्या मैं वेटेड एवरेज निकालते हुए इस वाले को भी ऐड करूंगा वेटेड एवरेज में? मैंने क्या बोला था आपको कि आपको एक सीक्वेंस रखना है कि कब परचेज किया, कब सेल किया, कब परचेज। आप सेल कर रहे हो जिस दिन, उस दिन ये वाला आइटम तो है ही नहीं, ये तो उसके बाद किया है परचेज, सेल होने के बाद। तो आप इसके रेट को कैसे उसमें इंक्लूड कर सकते हो सेल वाला सीओजीएस निकालने के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल कैसे सकते हो? आप तो ऊपर वाला ही सेल करोगे ना, आपने जो ये 2 परचेज किए हुए थे यही थे आपके पास, तो आप उसी का ही वेटेड एवरेज निकालोगे पहले। उसका वेटेड एवरेज हमने निकाला था, कितना आया था ये 12.5, आपने सेल किया इसके अकॉर्डिंग नो चेंज। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक में आपका कितना आइटम पड़ा अभी, आपने टोटल परचेज किया था कौन सा 1 2 3 3000 आपने परचेज किया, उसमें से गया कितना 1000, तो 2000 अभी भी पेंडिंग है आपके पास। अब 2000 में आप कैसे रेट निकालोगे वेटेड एवरेज, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं इसका भी बताता हूं कैसे निकालोगे आप। इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो आपका पहले रेट निकला था, यहां तक का आपका रेट निकला हुआ है परचेज का, इन दोनों का निकला हुआ है कितना 12.5, हमने जो निकाला था 12.5 पर यूनिट, वो रेट है हमारा पर यूनिट का वेटेड एवरेज। अब उस टाइम थी 2000 यूनिट, उसमें से 1000 मेरी सेल हो चुकी हैं, तो उसके बाद इसमें से 12.5 रेट वाली कितनी रहती है मेरी 1000 यूनिट 12.5 रेट की बची हुई है इसमें क्लोजिंग स्टॉक में, और उसके बाद मैंने परचेज किए हैं वो 20 रुपीज पर यूनिट वाली बची हुई है मेरे उसमें क्लोजिंग स्टॉक में, तो उससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। देखते हैं अब कैसे निकलता है ये 1000 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 1000 मल्टीप्लाई 20, ये कितना आ गया मेरा रेट 20,000 और 32,500 क्लोजिंग स्टॉक कितने का होगा मेरा। इसके बाद आप कोई गलती नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ये मैंने आपको इतने बेटर वे में समझा दिया है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ हमने आईसीआई के वो भी करके जाते हैं, आईसीआई के जरूर से करने हैं हमें जो स्टडी मैट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा इसमें, मैं आपको पहले तो ये रीड करवा देता हूँ कि है क्या, हम एक साथ ही कर लेंगे फिर एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह जो भी होंगे। यूज टू, अच्छा तो मैं आपको ना एक काम करता हूँ ना साथ में, अभी तो ये बताएं और हिस्टोरिकल, अगर हिस्टोरिकल मेथड में तो क्या होता है कि आप कॉस्ट को, आपको पता है कि इस इन्वेंट्री पे इतनी इतनी कॉस्ट लग रही है तो मैं निकाल सकता हूँ, बट कई बार क्या होता है कि आप कॉस्ट को रिलायबली ऐसे मेजर करना पॉसिबल होता ही नहीं है। कई बार वॉल्यूम हमारा इतना बड़ा होता है, इतना बार बार चेंज होता रहता है कि मैं एक एक कॉस्ट, और आइटम इतनी छोटी छोटी भी होती है कई बार मैं उसका आइडिया लगा ही नहीं सकता, और सिमिलर नेचर की होती है काफी, तो मतलब अलग अलग वे में अगर मैं नहीं निकाल पाता हूं तो कौन से मेथड्स पे जाऊंगा मैं, तो मैं जाता हूं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स पे। ये कॉस्ट मेथड्स नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स के ऊपर जाता हूं। तो इसके अंदर कौन से मेथड है मेरे, 2 मेथड दिए हुए इसमें मेरे मेजरली, एक तो रिटेल इन्वेंट्री मेथड, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। जो रिटेल इन्वेंट्री मेथड है ये कौन अप्लाई करता है, ये तो मेरा रिटेलर्स होते हैं, जो रिटेल शॉप्स वाले होते हैं, ये बाजार से माल परचेज किया सेल कर दिया, वो ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। और ये वाला आपको करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, ये मैन्युफैक्चरर्स अप्लाई करते हैं इस मेथड को। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है। जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला, ये तो आपने एससीएमपी में भी किया होगा आपके, क्योंकि एससीएमपी का मेजर पोर्शन होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। और जो ये रिटेल इन्वेंट्री वाला है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है, ये रिटेलर्स यूज करते हैं। उनको पता होता है कि वो जो सेलिंग करते हैं उसके ऊपर ग्रोस प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है। वो उनके पास क्या होता है कि वैरायटी ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे कि आप कॉस्मेटिक्स वगैरह का कुछ काम करते हो, अगर उसमें आप देखोगे कि लिपस्टिक्स आती हैं, जो जब लगाई लू लिपस्टिक तो हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट,
जब लिपस्टिक आती है वो अलग अलग वैरायटी की होती हैं, बट उनका अगर आप देखोगे कि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिमिलर होती हैं सारी। तो उसकी कॉस्ट किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ। कंपनी के लिए भी उन सबकी कॉस्ट को ऐसे ट्रैक करना, मतलब जो ट्रेडर ट्रेडर जो मैं, मेरी शॉप है, मैं अपनी शॉप पे ब्रांडेड सारी लिपस्टिक्स बेचता हूँ। अब मेरी शॉप पे इतनी लिपस्टिक्स हैं, आज किसी और रेट पे ये, कल को मे भी वो किसी और रेट पे आएगी। और आज ही मेरे पास कम से कम 100 वेराइटीज ऑफ लिपस्टिक हैं, अलग अलग शेड्स की, अलग अलग कलर्स की। तो अलग अलग शेड्स वगैरह आती हैं, तो 100 वेराइटी ऑफ लिपस्टिक्स मेरे पास है आज की डेट में, और उनमें रेट में ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं, और उनकी सबकी कॉस्ट मेरे को पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना। मैं उसको सेल करता हूँ, मेरे को पता है कि एमआरपी से 10% लेस करके मैं सेल कर देता हूँ उसको, या जो भी उस पर एमआरपी वगैरह लिखा होता है, या फिर मैं एमआरपी पे ही सेल करता हूँ। अब मैं उन सबकी कॉस्ट, क्या कॉस्ट में मैंने परचेज किया, मेरे लिए मेंटेन करना इजी नहीं है, क्योंकि मेरे डेली की मल्टीपल आती हैं, मल्टीपल जाती हैं, और हर एक के मैं कॉस्ट ट्रैक करना जरूरी भी नहीं समझता, और ना मेरे लिए पॉसिबल। तो उस केस में कैसे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालेंगे? ये कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आपका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कितना है, मैं कहता हूं हाँ मेरे को पता है, मैं ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन अपनी प्रोडक्ट्स पे इतने % रखता हूं, तो कहते हैं कि आप जितने में सेल कर रहे हो ना, उसमें से अपना ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन को लेस कर दो, जो आएगा हम उसको मान लेंगे कॉस्ट है आपकी। अगर मान लो आप कहते हो कि आप एक लिपस्टिक को 500 की सेल करते हो, उसमें आपका 10% ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, तो मैं कहता हूं कि आप उसमें से अपना ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन हटा लो, मतलब कि 50 रुपीज उसका 10% 50 रुपीज हो गया ना 500 का, तो आप 450 की उसको कॉस्ट मान लो, कॉस्ट शो कर दो। तो ये इधर लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स विद सिमिलर मार्जिन। सिमिलर मार्जिन होते हैं जहां पे रैपिडली चेंजिंग होते हैं, क्योंकि आज रेट्स चेंज हो रहे हैं, उसकी मतलब कि वैरायटी इतनी आती हैं, आज किसी और वैरायटी की लेके आ गया, कल किसी और वैरायटी, आज किसी और शेड की, कल किसी और शेड की। इसमें ट्रेंड भी चेंज होता रहता है, जैसे जो बॉलीवुड स्टार्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा चेंज होता रहता है कि हाँ आज मैं इस ब्रांड की लिपस्टिक लगाऊंगा, इस कलर की, लाइक ऐसे चेंज होती रहती हैं चीजें। इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स विद सिमिलर मार्जिन आर इन्वॉल्व। उस केस में आप ये यूज कर सकते हो जब आपका रैपिडली सिमिलर मार्जिन होना चाहिए एक तो, और एक लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स हैं, मतलब कि अलग अलग शेड्स की मल्टीपल आइटम्स आती हैं। लिपस्टिक एक आइटम, एक उसकी, बट कितनी वैरायटी है उसकी, वो देखो रैपिडली चेंजिंग आइटम। तो उस केस में आप ये रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगा सकते हो कि आप जितने रिटेल में सेल कर रहे हो उसमें से अपना मार्जिन रिमूव करके कॉस्ट निकालो। कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द सेल्स वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय द एप्रोप्रिएट परसेंटेज ग्रोस मार्जिन। एक एप्रोप्रिएट परसेंटेज को माइनस करके आप निकाल सकते हो। ओके, इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में हम कैसे निकालते हैं? ये मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर कहता है मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी मैं वैरायटी बनाता हूं, इतनी आइटम्स मैं बनाता हूं कि मेरे लिए कॉस्ट निकालना, मेरे को नहीं पता कि जैसे रेडीमेड क्लोथ्स मैन्युफैक्चरर का लगा लेते हैं, वो कहता है कि मैं एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगाता हूं। अब किसी में 2 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, किसी में 2 से थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि साइजेस का फर्क होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे 40 साइज है तो उसमें 2 मीटर कम लग जाएगा, या फिर सेम साइज में भी कई बार ये होता है ना कि कई टेलर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कई जने अंदर से सिलाई लगाते हैं, कई जने बाहर से थोड़ा मार्जिन ज्यादा गैप छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। वो कहता है मैं प्रॉपरली नहीं बता सकता कि कितना कैसे, बट हाँ एक स्टैंडर्ड दे सकता हूं कि इसमें 2 मीटर्स लगा है तो 2 मीटर्स किसी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसी में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो उस बेसिस पे मैं आपको एक स्टैंडर्ड दे सकता हूं कि हाँ इतना मेरा स्टैंडर्ड लगता है एक शर्ट बनाने में, इतना मेरा उसमें थ्रेड लग जाता है, इतनी उसमें लेबर लगती है। अब उसमें थोड़ा ऊपर नीचे, अब मैं एवरेज शर्ट बनाने में ये देखने लगूं कि कितने लेबर का कितना टाइम लगा। अब बाय चांस लगा लो उसका अच्छा मूड था तो वो क्या पता आधे घंटे में सिल दे पूरी, और उसका मूड अच्छा नहीं है, उसका सिर दर्द हो रहा है, उसका दिमाग नहीं चल रहा, तो पता लगे एक दिन में मतलब 1 घंटा लगा दे उस पर। तो मैं एक नॉर्मल टाइम निकालता हूं कि नॉर्मली इतनी कॉस्ट लगती है मेरी, नॉर्मली इतने टाइम लगता है, उसके बेसिस पे मैं कुछ एक स्टैंडर्ड बना देता हूं, नॉर्मल के अकॉर्डिंग मैं एक स्टैंडर्ड बना देता हूं कि उससे कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है।
मैं उसकी साइड ध्यान नहीं दूंगा। मेरे को अपना धंधा चलाना, अपना मैन्युफैक्चरिंग करना है, सिर्फ ये कॉस्टिंग निकालने नहीं बैठा हूं मैं, 2-4 रुपए के लिए ये चिंदीगिरी करता रहूं मैं। तो उसमें वो कहता कि मेरे को कुछ ऐसा मेथड बता दो कि जिसमें मेरे को ये ना करना पड़े। तो हमने कहा कि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को अप्लाई कर लो। स्टैंडर्ड कॉस्ट में आप एक नॉर्मल आप बता सकते हो ना कि आपका इतना लगेगा, कि आपके मैन आवर्स इतने लगेंगे और पर मैन आवर की इतनी कॉस्ट है, आपका कपड़ा इतना लगेगा उसमें, और इस कपड़े की इतनी कॉस्ट होती है, थोड़ा कम ज्यादा लगे नो मैटर, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अपनी जो कॉस्ट आएगी उस पर आप इन्वेंट्री शो कर लो अपनी बुक्स में, नो इशू। तो ये इधर देखा, इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल्स ऑफ एंड आर रिव्यूड। इसको हम रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं। अब मान लो आपने एक स्टैंडर्ड बनाया कि हाँ मेरी 2 मीटर मतलब कि हाफ आवर मेरा एक लेबर का लगता है एक शर्ट पे, बट मैं टाइमली देखता जाऊंगा कि क्या उनका अभी भी उतना ही टाइम लग रहा है, ये ज्यादा लगने लग गया। मे बी सेम टाइप की शर्ट्स बनाते बनाते उनको इतनी एक्सपर्टीज हो गई है कि वो जल्दी बनाने लग गए अब, बट उनकी सैलरी अभी वही सेम ही है। तो मेरे को देखना पड़ेगा, अगर सैलरी इंक्रीज होगी उसकी तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट उसकी लेबर की चार्ज होनी चाहिए। या फिर मान लो पहले सिंपल सिंपल शर्ट्स बनती थी, अब मेरी डिजाइनर शर्ट्स बनती है, जैसे जेठालाल पहनता है अलग अलग डिजाइन की। तो हमें देखना होगा कि क्या ऐसा क्या है, मतलब कि क्या उसमें टाइम इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, शर्ट्स के डिजाइन में चेंज हो रहा है, XYZ जो भी रीजन हो, हमें उसको पीरियडिकली रिव्यू करना पड़ेगा को कि मतलब मेटेरियल तो कम ज़्यादा नहीं लग रहा, सप्लाईज कुछ उसके अंदर जो मतलब थ्रेड्स वगैरह कुछ भी है वो ज़्यादा कम तो नहीं लग रही, लेबर की एफिशिएंसी, क्या लेबर एफिशिएंट होगी अब या नहीं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हो पा रही है हमें मशीन की। तो हमें ये सारा देखते रहना पड़ेगा। तो अभी हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स में कौन से देखे, एक तो सबसे पहले ये देखा, अगर मेरा कोई इंटरचेंजेबल नोट ऑर्डिनरली मतलब ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल नहीं हो पाती है, अगर मान लो सामने वाला इंकारी कर जाए, उस केस में तो देखो रेयर केस होते हैं कि उसका कुछ मैं डिजाइन वगैरह चेंज करके, बट डायरेक्टली उसको भी सेल नहीं कर सकता, डिजाइन वगैरह मेरे को चेंज करना पड़ेगा, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन बनानी पड़ेगी। बट ऑर्डिनरली ये है कि इंटरचेंजेबल नहीं है, तो उस केस में मैं स्पेसिफिक उस एसेट की कितनी कॉस्ट बनी वो निकालता हूं। अगर मेरा इंटरचेंजेबल है तो उस केस में अगर मैं कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं तो मैं पुराने वाले मेथड्स, हिस्टोरिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग जाऊंगा। कौन से थे मेरे, फीफो और वेटेड एवरेज, इसमें लिफो नॉट अलाउड। उसके बाद मैं गया, अगर मैं कॉस्ट नहीं निकाल पाता क्योंकि मेरा रिटेल का इतना बड़ा बिजनेस है कि मार्जिन सिमिलर है ये सब में, और मेरे को पता है कि लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स हैं, तो उस केस में मैं रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगा देता हूँ। और अगर मैन्युफैक्चर हूँ मैं और मैं नहीं पता लगा सकता कि उसमें कितना एग्जैक्ट उसका काउंट नहीं निकाल के रख सकता, तो मैं एक स्टैंडर्ड बना लूंगा कि नॉर्मली मेरा इतना स्टैंडर्ड कॉस्ट लगती है, इस पे इतने मटेरियल की कॉस्ट होती है, इतनी लेबर की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगा लेता हूँ। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम अभी सोल्व, जो कि हमारे ऐसे स्टडी मॉड्यूल में दिए हुए हैं। तो जल्दी से स्टडी मॉड्यूल ओपन कर लीजिए अपना, और साथ में आप नोटिंग्स करते रहा करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो और मेरा भी भला हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बैच ही है और फर्स्ट बैच के अंदर कोई मेरे को जानता नहीं अभी। इससे पहले मैं जॉब करता था CFM में, DPNC ग्लोबल LLP में, दीवान PN चोपड़ा, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है तो उसी वजह से मैंने अब टीचिंग स्टार्ट की है। बट आपको कंसेप्ट क्लैरिटी ऐसे लेवल की मिल जाएगी। मैं अपने ऑफिस में भी काफ़ी शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ करता था, वहाँ पे काफ़ी मतलब जो मेरे आर्टिकल्स वगैरह थे उन्होंने सबने कहा कि सर आप अपनी टीचिंग का जो आपका पैशन है उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं पहले भी टीच करता था थोड़ा, बट प्रोफेशनली अभी स्टार्ट किया मैंने। तो आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। हाँ, मैं अब एक बार आपको पहले ये रीड करवा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब मैंने ही लिखा है ये। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कौन सा होता है, टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल मटेरियल लेबर एफिशिएंसी कैपेसिटी, कि नॉर्मली मेरा कितना कितना लगता है उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया। नीड्स रेगुलर रिव्यू, इसका रेगुलर रिव्यू करना जरूरी है, एंड रिवीजन, और अगर कुछ पॉसिबल अगर कुछ चेंज होता है तो उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड को। परमिटेड इफ रिजल्ट, ये तभी परमिट है जबकि आप जो आपकी कॉस्ट, अगर कॉस्ट निकालते कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप एक एक आइटम की, उससे ज्यादा वेरी ना करे टोटल कॉस्ट जो आप निकालोगे इस मेथड के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग।
अगर ज़्यादा वेरी नहीं करेगी तो आप अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। और रिटेल मेथड often used in retail industry for large quantities of rapidly changing items with similar margin। रैपिडली चेंजिंग आइटम्स हैं और सिमिलर मार्जिन होता है, उस केस में कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द सेल्स वैल्यू बाय द अप्रोप्रिएट ग्रोस मार्जिन परसेंटेज परमिटेड इफ रिजल्ट अप्रोक्सीमेट एक्चुअल कॉस्ट। ये भी वही परमिटेड तभी है जब अप्रोक्सीमेट उसी जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट लगी उसके इर्द गिर्द ही आए, आसपास ही आए। तो आइए इलस्ट्रेशन 9 को करते हैं सबसे पहले खत्म। इलस्ट्रेशन 9 पे पहुंच जाइए सभी। ऐसे स्टडी में हाँ जी, मार्स फैशन इज ए न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी लोकेट करती है लाजपत नगर में। लाजपत नगर जहां पे मैं रहता था, बट मेरे को इस नाम से कोई कंपनी दिखी नहीं वहां पे, पता नहीं इन्होंने कहां से देख के निकाली है। मार्स फैशन इज ए न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी लोकेटेड इन लाजपत नगर। काइंडली एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी ऑन द नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फ्लोइंग आइटम। इसने क्या किया, न्यू रिटेल लग्जरी रिटेल कंपनी इज ए, मतलब मार्स फैशन क्या है, एक रिटेल कंपनी है जो कि लाजपत नगर में लोकेट करती है, और इसके अकाउंटेंट को एडवाइज करो ऑन दी नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट बताओ, उसको सलाह दो। वो ऐसा अनाड़ी बैठा है, डमी आर्टिकल वाला होगा ये, मेरे को लग रहा है सीए फैटर्निटी का नाम खराब कर रहा है, सीए इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहा है ये अकाउंटेंट है, सीए नहीं है। वन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट लाइन्स इज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसकी एक प्रोडक्ट लाइन है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की है, पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक्स, जो कि कॉस्मेटिक्स में डील करती है, सच एज लिपस्टिक्स, मॉइस्चराइजर्स, कॉम्पैक्ट मेकअप किट्स, इन सब में डील करती है। द कंपनी सेल्स हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। वो डिफरेंट कम से कम 100 टाइप की ब्रांड सेल करती है। ईच प्रोडक्ट इज क्वाइट सिमिलर, तो एवरी प्रोडक्ट सिमिलर ही होता है। इज परचेज एट डिफरेंट प्राइजेस, तो वो डिफरेंट इज परचेज एट सिमिलर, हाँ, तो वो परचेज करती है सिमिलर प्राइजेस पे, मतलब सिमिलर मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट ज़्यादा नहीं होता उसमें वेरिएंस। एंड हैज ए शॉर्ट लाइफ साइकिल, ज़्यादा बड़ा लाइफ साइकिल भी नहीं है, आ जाए तो क्या पता 2-3 दिन में बिक जाए मेरी। बिफोर ए न्यू सिमिलर प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, कि मतलब सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में न्यू इंट्रोड्यूस होगा तो मार्केट में हम शॉप पे वो लेके आएंगे सेल करने के लिए, तो ऐसे ही होता है। दी पॉइंट ऑफ सेल एंड इन्वेंट्री सिस्टम इज नॉट येट, तो इनका जो पॉइंट ऑफ सेल है कि किस पॉइंट पे सेल हो रही है और क्या इन्वेंट्री सिस्टम, कि मतलब उस इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट है, वो इनका इतना फुली फंक्शनिंग नहीं है। तो सेल्स मैनेजर है वो इंश्योर रहता है कि कितनी कॉस्ट लगी। इनके पास एक सेल्स मैनेजर है, वो नहीं, उसको नहीं पता कि कितने कॉस्ट में ये आया होगा, क्योंकि उसके पास ना किसी ने डिटेल दिया, इनके पास इन्वेंट्री सिस्टम नहीं है कोई मेंटेन करने का, ठीक है। तो जो सेल्स मैनेजर वाला है वो क्या करता है, बट इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है किस लिए, सेलिंग प्राइस का, और हैज रिलायबली इन्फॉर्म्ड यू दैट द कंपनी ऑन एवरेज मेक ए ग्रोस मार्जिन ऑन ईच लाइन। तो वो कहता है कि मेरे इस बात में श्योर हूं कि जो मैं सेल करता हूं सेलिंग प्राइस में, कि उसके ऊपर मैं 65% ग्रोस मार्जिन हर लाइन में लेके आता हूं। जैसे कि लिपस्टिक है, लिपस्टिक में, मॉइस्चराइजर में, हर लाइन में मैं इतना प्रॉफिट लेके आता हूं ग्रोस मार्जिन। तो इसके लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा, एक्सप्लेन हाउ द आइटम्स आइडेंटिफाइड शुड बी मेजर। ये कह रहे हैं कि कैसे मेजर करोगे इसको, किस तरीके से मेजर करनी चाहिए इसको। तो हम जो ऊपर बात की है, ये तो रिटेल इंडस्ट्री थी, रिटेल के ऊपर मैं वही रिटेल वाला मेथड लगा दूंगा, माइनस ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन वाला। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, मार्स फैशन का क्या करती है, हैंडबैग भी सेल करती है। हैंडबैग ये मैन्युफैक्चरर है, मतलब मैन्युफैक्चरर भी अब ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गई है, हैंडबैग्स की मैन्युफैक्चरिंग में। देयर ओन हैंडबैग सो एज टू विश टू बी एश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी एंड व्हिच गोज इनटू ईच हैंडबैग। द हैंडबैग आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है फैक्ट्री में, विच हैज मेड हैंडबैग, जो कि लास्ट 50 ईयर से बना रही है। नॉर्मली मार्स नॉर्मली कितने 1 लाख का मैन्युफैक्चर करती है एवरी ईयर इन देयर हैंडबैग डिवीजन विच यूजेज 50%। तो वो जो हैंडबैग डिवीजन है वो 50% स्पेस को यूज करती है फैक्ट्री का, एंड ओवरहेड्स ऑफ द हेड ऑफिस फैक्ट्री, और ओवरहेड्स भी यूज करती है फैक्ट्री के। दी डिवीजन एम्प्लॉइज 10 एम्प्लॉय, तो उसके डिवीजन में, उस डिवीजन में 10 एम्प्लॉइज हैं, एंड इज सीन एज बीइंग एन एफिशिएंट डिवीजन विद इन दी ओवरऑल कंपनी, और वो काफी एफिशिएंट डिवीजन है। तो इसके लिए बताओ कौन सा मेथड लगाओगे। इसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग वाला लगा दोगे, कौन सा देखा था हमने मैसेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला, स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि इधर देखा है ना, जैसे ये डिविडेड एम्प्लॉइज 10 एम्प्लॉइज हैं इस डिवीजन में, वो सारे एफिशिएंट डिवीजन है काफी, मतलब कंपनी के अंदर, और ये काफी 15% स्पेस भी लेती है।
अब इसमें कॉस्ट इनके मेजर करना नॉट पॉसिबल, कि हैंडबैग बनाने में मे भी किसी में ज़्यादा भी लग जाए, किसी में कम भी लग जाए, तो इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग करेगी तो हो जाएगा। जब भी आपको रिटेलर या मैन्युफैक्चरर का कुछ क्वेश्चन दिखे तो उसमें आप इन दोनों मेथड में से एक, रिटेल वाले में रिटेलर, रिटेल वाला, और इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला लगा देना। ओके, देखते हैं इसे इन्हें देर का आंसर। रिटेल मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग इन्वेंटरीज ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स। द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्मेटिक्स एंड रिड्यूसिंग इट बाय द ग्रोस मार्जिन। ठीक है, वही देर का जो मैंने बोला आपको। हैंडबैग्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट स्पेशली इफ द रिजल्ट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। कि अगर ये सेम रिजल्ट देंगे, मतलब जितनी कॉस्ट लगनी हो तो ये लगा लें, अदरवाइज इनको कॉस्ट वाला ही लगाना पड़ेगा, फीफो या वेटेड एवरेज। given that the company has the information reliably on hand in relation to direct materials, ये सबकी it would be best method to use to arrive at। ठीक है, वही देर का इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट लगाएंगे, अगर ये स्पेशली मेजर कर सकते हैं उसको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के अकॉर्डिंग के आसपास। तो इसके बाद हम करते हैं और कुछ एग्जांपल्स इसके। तो इसमें कॉस्ट फॉर्मूला भी एक बार करवाई दूँ आपको। यूज टू असाइन कॉस्ट व्हेन आइटम्स आर परचेज प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट टाइम्स कॉस्ट। मतलब अलग अलग टाइम पे बनती है मेरी, कुछ आइटम पहले बनी फिर सेल हुई, कुछ अलग अलग टाइम पे बनते हैं तो अलग अलग रेट भी लगते हैं मेरे, अलग अलग कॉस्ट लगती है। किसी टाइम में मेरी सस्ती में आई, किसी टाइम महंगी में आई, सेल करने के टाइम पे मैं, तो मेरे को कोई मेथड लगाना पड़ेगा कि अब मैं जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरा उसको किस कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करूं, और जो मैं सेल किया उसकी कॉस्ट कैसे मेजर करूं कि कितनी कॉस्ट की सेल हो चुकी है। उसके लिए मेरे दो मेथड है, फीफो और वेटेड एवरेज। इसमें वो और भी देखे हैं जिसे हमने जो सारा करवाया था, नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, जो कि मतलब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, कि मेरा जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने स्पेसिफिक कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे गुड्स चाहिए। अब मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी कहती है कि मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए इस मिक्सचर में चाहिए मेरे को, तो उसके लिए स्पेशल बना के देना पड़ेगा कुछ, मतलब दूसरे को नहीं चिपका सकते ना उस चीज को। फिर ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, वही है कॉस्ट असाइन। ये इसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से करेंगे कि ऑफ द देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। आइटम ऑर्डरली इंटरचेंजेबल होती है तो फीफो या वेटेड एवरेज, लिफो नॉट परमिटेड। और कंसिस्टेंसी, इसमें हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक एंटिटी को जो कोस्ट मेथड है आप अप्लाई कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ेगा। कैसे? एन एंटिटी शैल यूज द सेम कॉस्ट फॉर्मूला फॉर ऑल इन्वेंटरी हैविंग ए, जिसका भी सिमिलर नेचर और यूज होगा उन सभी पे आपको सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर मेरा एक एसेट है उसका एक नेचर और यूज अलग है जो मेरी इस एसेट से, मतलब एक दो एसेट है, इसका मेरा नेचर और यूज अलग है, इस एसेट का नेचर और यूज अलग है, तो इस पे मैं फीफो लगा सकता हूँ और इस पे वेटेड एवरेज, इस पे फीफो, इस पे वेटेड एवरेज, अलग अलग लगा सकता हूँ। अगर मेरा सेम नेचर यूज है तो मेरे को सेम लगाना पड़ेगा, इस पे भी फीफो ही, इस पे भी फीफो ही, इस पे वेटेड, इस पे भी वेटेड, अलग अलग नहीं लगा सकता। अब कई बार क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पुट कर लेता है कि मेरी दो एसेट्स हैं, ये भी सिमिलर हैं और ये भी सिमिलर नेचर और यूज है, दोनों का सिमिलर नेचर यूज है, बट एक मेरी राजस्थान में रखी हुई है, एक मेरी दिल्ली में रखी हुई है, तो क्या इन दोनों इन्वेंटरीज को मैं अलग अलग मेथड से वैल्यू कर लूं? नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका नेचर और यूज अलग होना चाहिए, जियोग्राफिकल लोकेशन से मैटर नहीं करता है। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 11 करके आएंगे। इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11। आइए, मरकरी लिमिटेड uses a periodic inventory system, the following information relates to this period। वो पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम लगा दिया, ठीक है, जैसे अप्रैल मई मंथ पीरियड के अकॉर्डिंग देखती है, ठीक है। इसने इन्वेंटरी थी, ओपनिंग में इतनी थी, परचेज की, फिर परचेज की, फिर परचेज की, मतलब सेल नहीं है कहीं। अब सेल नहीं है तो देखते हैं क्या करना है। तो इन्होंने कहा है कि कल फिजिकल इन्वेंट्री 31 मार्च 2002 को इतनी बची हुई है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में इसकी 400 यूनिट रखी हुई है। इसका कैलकुलेट करो एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू, और एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, मतलब सीओजीएस और क्लोजिंग इन्वेंट्री, फीफो के अकॉर्डिंग भी और वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग भी। आइए करते हैं इसको कंप्लीट।
अगर मैं बातें करूं इसकी, इसमें फीफो के अकॉर्डिंग मेरी 400 यूनिट्स बची हुई हैं। 400 में से फीफो लगाते हैं अगर, सबसे पहले मैं निकालता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल की यूनिट। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं। फीफो के अकॉर्डिंग मेरी पहले आई पहले गई, तो उसमें पहले आने वाली कौन सी है, ऊपर वाली, ये 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 फिर ये, ठीक है। अब मेरी क्लोजिंग में कितनी बची हुई है, 400। 400 में से मतलब कि 300 तो ये वाली बची हुई, 350 तो ये वाली बची हुई होंगी, और ये वाली 50 बची हुई होंगी क्लोजिंग स्टॉक में। और सेल कितनी कितनी हुई होगी मेरी, सेल मतलब कि इसमें से तो 0, और इसमें से मेरी हुई होगी कितनी, 350, इसकी मेरी 50 की 50, और इसकी मेरी 200 की 200 होगी। तो टोटल अगर मैं सेलिंग निकालूं, 200 प्लस 50 प्लस 350 कितना हो गया, 250, 600 यूनिट्स मेरी सेल हुई हैं। आप दूसरे वे से भी निकाल सकते थे कि 1000 यूनिट्स थी, उसमें से 400 अभी क्लोजिंग में बची हुई है, तो कितना आ गया, 600। तो मैंने आपको दोनों वे से निकाल के दिखा दिया एक बार, ठीक है। फीफो फीफो के अकॉर्डिंग भी मेरे को दिखाना था कि कौन से वाली बची हुई है कौन सी नहीं, ठीक है जी। तो चलिए इसका हम निकालते हैं, कितनी सेल हुई है, 600 मल्टीप्लाई किस रेट पे, किस रेट पे। तो यहां से ही मैं आपको करवा देता हूं इसको कंप्लीट। मेरी 200 बची हुई थी, कितना रेट है इसका, 10, इसका 11, इसका 12। तो इसकी कॉस्ट निकालते हैं, कितनी कितनी बची, मतलब कितनी कितनी की सेल हुई, ये होगी 2000, ये हुई मेरी 550, ये होगी मेरी 4200 की। तो इसका टोटल कितना हो गया, 4200 प्लस 2000 प्लस 550, 6750। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी, 6750, ये एज पर फीफो। और इसमें क्लोजिंग स्टॉक की निकालें तो क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें हम, तो इसमें कितना बचा हुआ था, इसमें 50 था, और इसमें 350। रेट रेट कितना दिया हुआ मेरा, इसमें 12, इसमें 14, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 14। तो इसकी निकालते हैं कितनी बनी, 50 मल्टीप्लाई 12, 600, 350 मल्टीप्लाई 14, 4900, कितना हो गया ये, 5500। ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो। तो ICI का देखते हैं पर कितना आंसर आया हुआ है फीफो में, 500, 5500 इन्वेंट्री, 6750 का कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे ICI ने निकाला है कि इनका क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया पहले, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की तो मेरी दो ही थी, 350 वाली और 50 वो थी, और उसमें से जो माइनस कर दिया वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया टोटल कॉस्ट में से। ऐसे भी कर लेना आप चाहे, ये ज़्यादा ईजी है, तो ICI वाला फॉलो कर लेना आप। मेरे वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ये समझाने के पर्पज से था आपको कि कल को अगर बीच में सेल वाला भी आ जाता पोर्शन वगैरह, तो आप कैसे उसको डील करोगे। तो इसके बाद मैं दूसरा मेथड भी आपको समझा देता हूँ अभी, वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम। अभी जैसे इसमें सेल तो हुई नहीं है, तो वेटेड एवरेज हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं वेटेड एवरेज पर यूनिट निकालूं, वेटेड एवरेज पर यूनिट कितना आएगा, मेरी टोटल कॉस्ट लगी इतनी और टोटल यूनिट से इतनी, बीच में सेलिंग कहीं नहीं है। अगर सेलिंग होती तो मैं ऐसे ना करके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एग्जांपल अभी करवा के आया हूं, उसके अकॉर्डिंग करोगे आप, क्योंकि आप सेलिंग हो जाती है तो आप पहले वहां तक की वेटेड एवरेज निकालते हो, फिर उस वेटेड एवरेज में आपका कितना अमाउंट की गुड्स पड़ी है उसके ऊपर वो वाला रेट लगाते हो, फिर उसके बाद जो और न्यू परचेज हुई है उसके ऊपर फिर वो वाला रेट लगेगा न्यू वाला, तो उसकी वेटेड एवरेज फिर बनती है। जैसे आपको मैंने अभी करवाया था 12.5 मल्टीप्लाई 1000, फिर
20 मल्टीप्लाई 1000 वो करके। आई होप आपको याद आ गया होगा, अभी करवा के आया हूँ इससे पहले ही। ऐसे क्या देख रहे हो, ये आया 1250 बाय में 1000, तो कितना आ गया 12.5 रेट, कितना पर यूनिट का। ओके, अब इसमें मेरा क्लोजिंग, मैं सेलिंग का निकाल लेता हूँ ना कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। 12.5 मल्टीप्लाई कितना 600 यूनिट सेल हुई है, ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल। और क्लोजिंग स्टॉक 12.5 मल्टीप्लाई 400, ये हो जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। आइए इसे का देखते हैं। 12.5 मल्टीप्लाई 400, इन्होंने इसमें से लेस करके कर दिया, आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको आंसर निकलवा ही देता हूँ इसका। 12.5 मल्टीप्लाई 600 7500, 12.5 मल्टीप्लाई 400 5000। ठीक है जी, नहीं नहीं, यहाँ पे 12.25 बनेगा ना, हम 12.5 ले गए, 12.25 बनेगा ये। 12.25 सही कर लो इसको, 12.25 है ये, तभी हमारा थोड़ा आंसर वो गड़बड़ा है। 12.25, हाँ 12.25 बनेगा ना। 12250 बाय में मैं 12500 मान गया था उसको। 12.25 मल्टीप्लाई 600 कितना 7350, 12.5 मल्टीप्लाई 400 5000। आइए आई सही का देखते हैं। 12.25 5000 कैसे आ गया, हाँ ये 4900 बना है इसका, मैं फिर दोबारा 12.5 कर गया। ठीक है जी, 4900, ये देखो ICI का 4900 और ये 7350, हमारा भी यही आया 7350 और 4900। ओके, हमने ये कर दिया। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए, एग्जाम्पल 4 करते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ ये, बहुत आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इससे। हाँ जी, इन्होंने दिया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है कि उसकी कितनी कितनी यूनिट्स थी, मतलब कितनी यूनिट्स अवेलेबल है और कितनी सोल्ड हो गई है। तो मतलब इनके पास स्टार्टिंग में ओपनिंग इतनी थी, फिर परचेज की, फिर परचेज की। ठीक है, अब मैं एक बार टेबल समझा देता हूँ। सबसे पहले इनके पास 100 आइटम्स थी, उसमें से इन्होंने 75 सोल्ड कर दी, फिर इन्होंने 150 और परचेज की, फिर उसके बाद इन्होंने 100 सोल्ड कर दी, फिर उन्होंने 50 परचेज की। तो इनके पास टोटल स्टॉक, मतलब कि टोटल इसका इसके बाद जो आएगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। मतलब इनके पास टोटल थी 300 आइटम, 300 में से 175 इन्होंने सेल कर दिए, तो मतलब 125 इनके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक में रखी हुई है। तो इनकी एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट इतनी इतनी थी, जब परचेज ओपनिंग इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट इतनी थी, फिर इन्होंने परचेज की वो इतने में परचेज की, फिर 50 थी वो इतने में परचेज की। तो ये इन्होंने एक्चुअल टोटल कॉस्ट दे रखा है, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, ये टेबल दी हुई है। तो हमें निकालना है फीफो मेथड से कि फीफो मेथड से कितनी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो आइए सबसे पहले फीफो मेथड से निकालते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मेथड की ओर भी चलेंगे हम। इसमें अगर मैं बात करूं, टोटल सेल कितनी हुई है, दिस और दिस टोटल हुई है, मतलब 175 यूनिट सेल, और थी कितनी 300, तो मतलब कि 125 मेरा क्लोजिंग स्टॉक में रखी हुई है अभी। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, कि मेरा जो बाद वाली बची होंगी वही वाली फीफो में बचती है इन्वेंट्री, क्योंकि पहले वाली आती है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करता हूं मैं। तो बाद वाली कितनी है मेरी वो निकालते हैं। बाद वाली थी मेरी 50, तो इसमें से बची हुई होंगी मेरी, बाद में एक परचेज की थी। और 75 मेरी इसमें से बची हुई होंगी, 75 इसमें से नहीं, 75 नहीं, इसमें से 50 बची है, इसमें से हाँ 75, टोटल होगी मेरी 125। तो आइए कैसे निकालते हैं इसकी कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक 75 मल्टीप्लाई कितना 2.8 में ली थी ये, 2.8 प्लस ये 50 है, ये कितने में ली मैंने 3 रुपीज़ में।
तो कितनी आई 75 मल्टीप्लाई दिस करके 75 मल्टीप्लाई 2.8 प्लस 150 360 360 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है मेरा COGS। मैंने टोटल चाहे तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि जो मेरा 780 की टोटल कॉस्ट दी हुई है, जैसे ICI ने पहले वाले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें दिया हुआ था वैसे ही 780 में से कर देता हूं मैं माइनस टोटल कॉस्ट में से जो मेरा क्लोजिंग बचा हुआ है वो सारी कॉस्ट इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। तो ये कितना आ गया 780 में से 360 गया मेरा 420। ये तो हो गया मेरा फीफो मेथड कंप्लीट। ठीक है जी। अब ICI का देखते हैं बार। ICI ने हाँ ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्होंने अब लास्ट टाइम जो मैंने करके दिखाया था वैसे कर दिया, इस बार मैंने इनके तरीके से किया तो इन्होंने मेरे तरीके से कर दिया। दोनों ही सही हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना जिसमें आपको कंफर्ट फील हो। मतलब कि 100 मल्टीप्लाई 2.1 पहले तो ये वाली सोल्ड हुई है, तो इसके बाद इन्होंने 75 और सोल्व की होंगी, वो इस रेट पे किए हैं, तो वही किए इन्होंने 75 इस रेट पे और दिस इस रेट पे। क्लोजिंग स्टॉक में 420 और 360 ये मैच कर लो ना, वे तो मैं आपको वो करवा के आ ही चुका हूँ पहले भी। तो इसके बाद अब करते हैं हम दूसरा मेथड, कौन सा, वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग। आइए वेटेड एवरेज करते हैं। अब वेटेड एवरेज में हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो आइटम बची हुई है वो कौन सी है। एक तो मेरी बची हुई है ये वाली बची हुई है कितनी 50 आइटम्स, और इसमें से कितनी बची हुई है मेरी 75। ये तो हमने निकाला ही था लास्ट में, क्योंकि 125 मेरी क्लोजिंग स्टॉक में है। दिस मल्टीप्लाई दिस कितना आता है 125। ये क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो अब इसमें मेरे को सबसे पहले निकालना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर मैं निकालूं कैसे आएगी मेरी, हाँ मेरी टोटल सेल हुई है 175। 175 में 100 ये और 150 ये, नहीं ऐसे नहीं, 100 की 100 तो ये सेल होगी, मतलब 75 में इसमें से 100 में से कितनी सेल हुई यहाँ पे 75 यहाँ पे सेल होगी पहले। तो 75 की आप पहले कॉस्ट निकालो कितनी आई, फिर उसके बाद आपने 100 सेल की, इसकी कितनी कॉस्ट हुई, तो सब 75 की निकालते हैं सबसे पहले कितनी कॉस्ट हुई 75 आइटम्स की। 75 मेरी 100 थी पहले मेरे पास, 2.1 रेट पे पड़ी थी, 2.1 रेट पे रखी हुई थी मेरी कितनी 100 आइटम्स, उसमें से मैंने 75 सेल कर दी, तो 75 आइटम्स का रेट तो हो गया मेरा ये वाला। प्लस उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं और परचेज की 150, तो मेरा वेटेड एवरेज कितना रेट बना, कितना रेट बना मैं देखूंगा इसमें से कितनी बची थी, फिर 75 सेल करने के बाद 25 आइटम इसमें से बच गई हैं, क्योंकि 75 यहाँ पे सेल होगी मेरी, 100 में से 75 सेल होगी, तो 25 तो मेरी 2.1 रेट की बची हुई है अभी आइटम, और 150 मैंने और ले लिए 2.8 की रेट की। तो इसका निकालते हैं वेटेड एवरेज रेट। 25 मल्टीप्लाई 2.1 प्लस 150 मल्टीप्लाई 2.8 बाय में 175, और मैं सेल कितनी की है यहाँ पे, सेल ऊपर मेरा था, ये मेरा पर यूनिट की कॉस्ट आ गई अभी, जो अभी ये मैंने किया अभी फॉर्मूला, ये वाली आ गई मेरी पर यूनिट की वेटेड एवरेज। अब मैं 75 का पहले कर चुका हूं, तो 100 का और निकाल रहा हूं मैं इस वाले 100 का, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई 100। तो अब देखो इसका कितना कॉस्ट आई, यही आंसर होगा आपका 75 मल्टीप्लाई 2.1 कितना हो गया 157.5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 2.1 150 मल्टीप्लाई 2.8। आई थिंक GT का ऑप्शन नहीं है मेरे इसमें GT का ऑप्शन नहीं दे रखा है, अदरवाइज तो जल्दी हो जाता काम। 25 मल्टीप्लाई 2.1 कितना हो गया, मेरे को अलग अलग लिखना पड़ेगा इसका, अलग से करके थोड़ा सा 52.5
प्लस 150 मल्टीप्लाई 2.8 420 बाय में 175। तो मैं एक काम करता हूँ ना इसको, तो यहाँ पे ले आया, ठीक है। इसमें क्या करूंगा मैं, साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, ठीक है जी। कितना आ गया मेरा, 420 प्लस 52 बाय में 175, ये आ गया 2.7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7.5 270 प्लस 7.5 422.5, ये आ गया मेरा 427.5। ओके, अच्छा आपको दिख नहीं रहा था ये, अब देख लो 427.5 रेट आ गया आपका, कितना सीओजे। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अगर आपको, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, आपके पास कौन से आइटम्स बची हुई हैं। 2.7 की कितनी आइटम बची हुई हैं आपके पास, जो 2.7 रेट निकाला था आपने, उसकी कौन से कितने आइटम्स हैं। इसमें से आपकी बची हुई हैं मतलब कि 75 आइटम, और 50 ये वाली बची हुई हैं। 75 मल्टीप्लाई 2.7 और 50 मल्टीप्लाई 3, वही निकालते हैं। 75 मल्टीप्लाई 2.7, 2.7 कहाँ से आया, ये मेरा जो वेटेड एवरेज निकाला था हमने, ओके इसका, प्लस मेरी 50 ये वाली बची हुई है, किस रेट की, 3 रेट रुपीज़ की। 50 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 25 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 202.5, 50 मल्टीप्लाई 352.5, ऐसे का देखते हैं आंसर एक बार, 352.5 और ऊपर वाला 427.5, 427.5। ओके, डन 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 डन। आइए हमारे नोट्स पे चलते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और उसके बाद हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर हमारी 10th पे। इलस्ट्रेशन 10th पे पहुंचिए सभी। ये छोटा सा इलस्ट्रेशन है, जल्दी से निपटा देंगे इसको। State whether an entity can use different cost formula for inventories held at different geographical locations having similar nature and use। इसका सिमिलर नेचर एंड यूज है और डिफरेंट लोकेशन पे हेल्ड करते हैं, क्या आप उस पे ऊपर डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूले लगा सकते हो, नहीं, नॉट अलाउड। यही दे रखा है इन्होंने, अदर इन्वेंटरी विच आर नॉट shall use the same cost formula for all inventories having similar nature and use in this case since the inventory is held at different or similar nature and use cannot be used for inventory valuation purpose, cannot be used। ओके, तो ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया है। अभी ये वाला मैं कंसेप्ट सोच रहा हूँ आपको कि एनआरवी करवाऊंगा, जो सब एनआरवी वाले लेक्चर में करवा दूं आपको ये, क्योंकि अभी मेरे को सही नहीं लग रहा है थोड़ा करवाना, करवाने को करवा देता, बट हमारा लेक्चर भी ज़्यादा लंबा चला जाएगा फिर। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ बाकी कॉन्सेप्ट्स को कवर मैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अच्छे से रिवाइज करो। बाय।